नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बायोलॉजी के अंतर्गत मानव शरीर के तंत्र हमने टॉपिक देखा था। इसके 45 प्रश्न देख चुके थे। यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो पिछला वाला मिल जाएगा, इसका पहला पार्ट। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर दूसरा, जिसमें हम 46 प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं 46 प्रश्न से। परावर्ती क्रियाओं का संचालन इनमें से कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, रीढ़ रज्जु, मध्य गज, मध्य मज्ज या चेतना तंतु? आंसर यहाँ पर आपका रीढ़ रज्जु, जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो है वो सही हो जाएगा। परावर्ती या प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु के द्वारा होता है। शरीर में प्रतिरक्षण, सहस्त्रों प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि हृदय का स्पंदन, श्वसन, पाचन तंत्र, मल मूत्र त्याग आदि चलती रहती है, जो कि मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अगला है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33 या 12? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि 31 जो है वो सही होगा। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है, जो कि मध्य में स्थित होता है, सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक रज्जु कहा जाता है। एक कशेरुक दूसरे कशेरुक पर इसे प्रकार स्थित होता है कि इसके भीतर एक नली बन जाती है, जिसे कशेरुक नली कहा जाता है। मेरुरज्जु इस नली में स्थित रहता है। शरीर में स्थित कपालीय तंत्रिकाएं, क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका कशेरुक रज्जु सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। तंत्रिका तंत्र एक जटिल प्रणाली है, जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु ये आपके आते हैं। और मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि पर नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, और ये मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन पर भी नियंत्रण करता है। साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु के द्वारा होता है, और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन इनमें से कौन सा है? टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, एसीटीएच? आंसर यहाँ पर आपका टीएसएच सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है टीएसएच की? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन को टीएसएच या थायरोट्रिपिन कहा जाता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? अग्नाशय, गुर्दा, जिगर? आंसर यहाँ पर अग्नाशय सही हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा का कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। खोज इसकी वेटिंग और वेस्ट ने 1921 में की थी। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ये बता चुके हैं। और अति श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जन्म क्षमता और दृष्टि क्षमता कम होने लगती है। अगला है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम? कौन सा सही होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपोथैलेमस सही होगा। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इस प्रकार से ये 3 भाग बटे होते हैं। तो सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये शरीर को संतुलन बनाए रखने और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। थैलेमस जो होता है वो धूसर द्रव्य से बना अंडानुमा एक पिंड है, जो प्रामस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। ये उन संवेदी अंगों के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है, जो कि प्रामस्तिष्क को जाती है। और हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे कि खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना और तापक्रम को नियंत्रित करता है। ये हाइपोथैलेमस वाला क्वेश्चन कल आया था। मेडुला ऑब्लांगेटा लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन तथा अन्य अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित जो है वो करता है। ये सब अनैच्छिक क्रियाएं आती है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या सेरिब्रम या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला यानी हाइपोथैलेमस, जो कि भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली या अग्नाशय? आंसर यहाँ पर आपका अस्थिमज्जा सही हो जाएगा। मनुष्य के अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला, इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन? आंसर यहाँ पर आपका थायरॉक्सिन जो है वो सही होगा। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आपका आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2
पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों से बनी होती है और प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्रा आइडोथायरोनिस और थायरोक्सिन तथा ट्राई आइडोथायरोनिन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला या जल अपघटन? आंसर यहाँ पर क्रेब्स चक्र सही होगा। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है जो कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये कई चरणों में एक चक्र के रूप में काम करती है अतः संपूर्ण तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु और ऊर्जा मुक्त होती है। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स या पित्ताशय? आंसर यहाँ पर पित्ताशय सही हो जाएगा। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ये एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण भी करता है। अगला है, पचा हुआ भोजन किस दीवार के द्वारा अवशोषित किया जाता है? बक्कल कैविटी, जठर या गुदा या इलियम? तो ये आपका इलियम सही होगा। इलियम छोटी आंत मानव पाचन तंत्र जो अमाशय से आरंभ होकर बृहद आंत यानी बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? बक्कल कैविटी या जठर या यकृत या पैंक्रियाज? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यकृत, ऑप्शन डी यानी कि पैंक्रियाज दोनों। मानव शरीर में पाचन के लिए यकृत सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है और इसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न उपयोगी अवयव का शोषण और अवशोषित पदार्थों का निष्कर्षण जो है वो हो जाता है यकृत में। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से ये बना होता है पूरा पाचन तंत्र। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आपकी आती है। अगला, जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही होते हैं? अग्रभाग में, मूल भाग में, किनारे भाग में या पिछले मध्य भाग में? आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर आपका पिछला मध्य भाग सही होगा। अगले हिस्से के मध्य भाग पर मीठे स्वादग्रही स्थित होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था तो सारे हमने कल भाग बताए थे। अगला है, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर वैसोप्रेसिन? आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन सही होगा। एक मादा हार्मोन जो प्रजनन, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मनुष्य के हाइपोथैलेमस ग्रंथि में उत्पन्न होता है और प्रजनन के समय ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला है, गुर्दे की पथरी मुख्यतः किसकी बनी होती है? सिलिकेट की बनी होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की? कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट जो है यहाँ पर सही होगा। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। गुर्दे की पथरी गुर्दे में जमने वाला छोटा और कड़ा निक्षेप होता है जिसे बाहर निकालने में दर्द होता है। किसी पदार्थ के कारण जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी निर्मित होने लगती है और इस पदार्थ से छोटे छोटे दाने बनते हैं जो बाद में पथरी में तब्दील हो जाते हैं। मेन आपसे यही पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है वसा का जमा होना, वसा का निशोषण, ग्लाइकोजन भंडारण या प्रोटीन भंडारण? ग्लाइकोजन भंडारण आपका सही होगा। मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का कारण होता है मुख्यतः ग्लाइकोजन का भंडारण। मदिरा के सेवन से लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का धीरे धीरे संग्रहण होता है जिससे लीवर फैटी हो जाता है और मदिरा को लीवर अपने मेटाबॉलिज्म से एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटाल्डिहाइड लिपिड पर ऑक्सीडेशन के द्वारा वसा संग्रहित लीवर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लीवर कोशिकाओं की फाइब्रोसिस होने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब लीवर की 75% से ज़्यादा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो इसे हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। ये रोग आपने कई बार सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आंख में रेटिना कार्य करती है कैमरे में शटर की तरह, कैमरे में लेंस की तरह, कैमरे के फिल्म की तरह? कौन सा सही होगा? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आंसर आपका सी हो जाएगा, कैमरे के फिल्म की तरह रेटिना काम करता है। क्यों? जैसे कैमरा में लेंस तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य कैमरे की रील में बनता है, उसी तरह रेटिना आंख की रील है जहां कॉर्निया तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य रेटिना में बनता है। तो एकदम सही जो कंपैरिजन है वो किया गया है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ज्यादातर जो पाचन है वो पाया जाता है, अभी आया था ना ऊपर क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन में भी बताया भी था। उदर में, पेनक्रियाज में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कौन सा सही होगा? आंसर छोटी आंत सही हो जाएगा। क्षुद्रांत या छोटी आंत मानव शरीर पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो कि अमाशय से प्रारंभ होता है और बड़ी आंत तक जाता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, यही क्वेश्चन में ऊपर पॉइंट दिया गया था। मनुष्य की उदर गुहा में आहार नाल के साथ यकृत तथा अग्नाशय पाचक ग्रंथियां संबंधित होती हैं। लार जठर भी आंतरिक पाचक ग्रंथि जो है उसमें आपकी आती है। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण ये पता लगाने के लिए किया जाता है, तापमान, हृदय गति, रक्त दबाव या श्वसन। कौन सा सही होगा? हृदय गति आपका सही हो जाएगा। चिकित्सक के द्वारा नाड़ी परीक्षण, हृदय गति, पल्स जांचने के लिए किया जाता है। ज्यादातर पल्स ऑप्शन देखने को मिलता है ना, तो इसीलिए आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग निम्नलिखित अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है? तो मस्तिष्क या तंत्रिकाएं या फिर हृदय या फिर आपका यकृत, कौन सा सही होगा? साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने पर ऑल पर भी अवश्य क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का जैसे कि पहले की तरह है वही चल रहा है। जैसे कंप्लीट होंगे लाइक, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। अब बात करते हैं आंसर की। तो मस्तिष्क आपका सही होगा। मस्तिष्क मानव शरीर के विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों का समन्वय बैठाता है। मस्तिष्क मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। ये उनके आचरणों का नियमन और नियंत्रण करता है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर समान बना रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका होगा कि रक्तचाप घट जाता है। सामान्य स्थितियों में निद्रा के समय किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर की क्रियाविधि कम हो जाती है, जिसकी वजह से सामान्य रक्तचाप कम हो जाता है। यही चीज यहाँ पर बात की गई। अगला है, मानव रक्त के पीएच का मान निम्न के मध्य है। तो 6.5 से 7 के बीच होता है, 7.5 से 8 के बीच, 8 से 9, 4.5 से 5। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 7.5 से 8 के बीच होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, एग्जैक्ट यही होता है। तो पॉइंट में वैल्यू जब भी देखने को मिलती है 7.4 ही लिखी रहती है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांतरण व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्षारीय होता है। मानव रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। अगला, इनमें से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स? आंसर यहाँ पर रक्त प्लेटलेट सही होगा। शरीर में खून का थक्का बनने और उसके घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो सहज रूप से चलती रहती है। हमारे रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्का का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त के स्कंदन में सहायक होता है और प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स के द्वारा मुक्त किया जाता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण इनमें से प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन। आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन सही होगा। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयरन या लौह युक्त प्रोटीन है, जो कि मानव शरीर के अलग अलग अंगों द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अस्थि मज्जा में मौजूद विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन की उपस्थिति में लोहा ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड से संयोग करके हीम नामक यौगिक बनाता है, जो कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिल करके हीमोग्लोबिन बनाता है। इस रंजन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रिनलिन या थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन? आंसर आपका ऑक्सीटोसिन सही हो जाएगा, जो हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितने लीटर होता है? 5 से 6, 3 से 4, 8 से 10 या 10 से 12? आंसर यहाँ पर 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। पीएच वैल्यू इसकी 7.4 होती है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या ग्लाइकोजन? आंसर यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज के रूप में जो है वो बदल जाता है।
वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1000, 1200, 200 या 500 सीसी। आंसर यहाँ पर 1200 सीसी सही हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे घन सेंटीमीटर। दोनों वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा या चांदी या सोना या लोहा। आंसर यहाँ पर आपका आयरन यानी लोहा जो है वो सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन तथा ग्लोबिन 96% और रंजक हीम 4% से बना होता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, और यही चीज यहाँ पर जो है वो पूछी गई। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कार्बिक एसिड। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियाज ग्लैंड में आउट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। इनकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग जो है वो हो जाता है। अगला, इनमें से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? तो अभी ऊपर बताया हमने आपको, इंसुलिन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है। रक्त कोशिका की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्रावण से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। अति स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से जनन क्षमता, दृष्टि क्षमता कम होने लगती है। इसे इंसुलिन आघात कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है और आरएनए संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? 100, 206, 300। आंसर यहाँ पर 206 सही होगा। मानव में पूरे शरीर को साधने और उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कहते हैं कंकाल। मानव का जो कंकाली ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का जो है वो बना होता है और जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। ये कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि और अस्थि। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां जो है देखने को मिलती हैं। और इस समस्त अभ्यर्थियों में सबसे छोटी अस्थि अगर बात करें तो कान में होती है, स्टेपीज जिसका नाम है, और सबसे बड़ी अस्थि है फीमर जो कि जांग में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बता चुके हैं, ऑप्शन 206। बाकी अगर बात होगी शिशु अवस्था में तो 300। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28। आंसर यहाँ पर 20 जो है वो सही हो जाएगा। 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। दांत का जो अंश दिखाई देता है वो श्वेत रंग का कड़ा तथा एनिमल चढ़ा हुआ होता है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसके मुख में दांत नहीं होते, परंतु छठे महीने से 1.5 वर्ष की आयु तक उसके दूध के दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष की आयु होते होते दूध के दांत गिरने और नए और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। इसमें अगले 10 सबसे पहले और पिछले दांत सबसे बाद में गिरते हैं और निकलते हैं। स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है, परंतु किसी किसी के मुख में 28 या 30 दांत ही पाए जाते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कृंतक या छेदक, इसको कहते हैं इंसीजर। तो ये भोजन को पकड़ने, काटने या कुतरने का काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा होता है भेदक या रदनक, जिसको कहते हैं कैनाइंस। ये नुकीले और भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। तीसरा है अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स, जो कि किनारों पर चपटे, चौकोर और रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन कुचलना या चबाना है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। और चौथा होता है चर्वणक दंत, जिसको कहते हैं मोलर्स। इनके सिर चौरस और तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पीसना, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। खोखली आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मनुष्य के पैर की हड्डियां खोखली होती है। मानव में 2 अग्रपाद, केवल सामान्य भाषा में हाथ, तथा 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपाद की अस्थियां और दोनों पश्चपाद की अस्थियां परस्पर एक समान होती हैं। अग्रपाद जो होता है और पश्चपाद जो होता है, इनकी अधिकांश अस्थियां भी एक समान ही होती हैं। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस और अल्ना जो है वो होती हैं। हाथ और पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जिसे कार्पल्स कहते हैं, और इस प्रकार दोनों पश्चपादों में कुल 60 अस्थियां होती हैं। निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? समतलाकार, गुंबदाकार, अभिलंबीय या फिर तिर्यक। आंसर यहाँ पर गुंबदाकार सही होगा। वक्षीय गुहा का निचला भाग एक पतले पट के द्वारा बंद रहता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये वक्ष और उदर के बीच गुंबद के समान पेशी तंत्र है
निःश्वसन के दौरान वायुमंडल की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम होता है और डायफ्राम की जो अरीय पेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। जबकि निःश्वसन के दौरान क्या होता है, वायु जब फेफड़ों से बाहर निकलती है तो डायफ्राम गुंबदाकार जो है वो हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियां हैं निःश्वसन को लेकर के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऊर्जा का उपयोग करना, रक्ताल्पता का नियंत्रण करना। आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का परिवहन सही होगा। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां पर कोशिकाओं के उपयोग के लिए ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, या सभी तीनों तथ्य एक साथ हो। आंसर होगा डी वाला, सभी तीनों तथ्य एक साथ हो। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा तब करते हैं जब नाड़ी जो गति है रुक गई हो, हृदय का धड़कना भी बंद हो गया और प्रकाश पड़ने पर आंख कोई प्रतिक्रिया ना करे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है? अधिवृक्क, यकृत या अग्नाशय या पीनियल। आंसर यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि सही होगा, जो कि जोड़े में मौजूद होती है। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, इस बात को याद रखिएगा। और एड्रिनल के कम स्रावण से बच्चों में एडिसन नामक बीमारी हो जाती है, और अधिक स्रावण से उच्च रक्तचाप, गोल लाल चेहरा हो जाता है, जिसे कुसिंग सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि शरीर का तापमान सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? 37 होगा, 36 होगा, 39 होगा, 34 होगा। आंसर यहाँ पर डी यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस सही होगा। शुक्राणु के समान उत्पादन के लिए आदर्श ताप कितना है? शारीरिक ताप से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे। शरीर का तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्र पिंड का आदर्श ताप 37-3 यानी 34 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? लूप का, कंडोम, कॉपर टी, माला टी, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर कंडोम सही होगा। लूप, कॉपर टी, माला टी आदि जन्म नियंत्रण विधियां हैं महिलाओं से संबंधित, जबकि कंडोम का यूज पुरुष नसबंदी आदि पुरुष जन्म नियंत्रण की विधियां हैं। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। आंसर यहाँ पर यकृत जो है वो सही होगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन से सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनेमोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, अमीटर। आंसर यहाँ पर स्फेग्नोमेनोमीटर सही हो जाएगा। रक्तदाब का मापक यंत्र है। एनेमोमीटर जो होता है वो हवा की शक्ति और दिशा का मापने को लेकर के यंत्र है। अमीटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा इकाई एम्पियर है इसकी, और मापने का यंत्र है। और कार्डियोग्राफ की अगर बात करेंगे तो ये हृदय गति का ग्राफ बनाने वाला यंत्र है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन का मापक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से इनमें से क्या स्रावित होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या लार या हार्मोन। आंसर यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर हार्मोन जो है वो सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करती हैं। हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कौन कौन सी? पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। अगला है, पित्त का उत्सर्जन होता है अग्नाशय, यकृत, तिल्ली या उदर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो आंसर यहाँ पर यकृत के द्वारा होता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमने आपको बताया भी था। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यकृत के द्वारा स्रावित जो पित्त रस है वो पित्ताशय में ही संचित होता है, और जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अब हम बढ़ते हैं टीचिंग वाले पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, या बीपीएससी प्री में जो आए हैं क्वेश्चन इसी टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर के तंत्र चैप्टर का, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो बीपीएससी प्री में आया हुआ 69 बीपीएससी में कौन सा सही होगा? यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलता है। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं।
मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस बात को ध्यान रखिएगा, दो भागों में जो तंत्रिका तंत्र बटा हुआ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होता है और सूचनाओं का संशोधन नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं अलग से होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपन को ऊतकों या अंगों से तंत्रिका तंत्र तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती हैं। अगला इनमें से कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा, इस तरीके से ऑप्शन है, और नीचे 1 2 2 5 7 1 3 4 4 और 7 इस तरीके से ऑप्शन है। बीपीएससी प्री में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी है 69th वाले बीपीएससी में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी चौथा और सातवां। चौथा आपका है मसालेदार और सातवां आपका है तीखा। तो ये आपको दो स्वाद जीभ के स्वाद के अंतर्गत देखने को नहीं मिलते। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार, तीखा दोनों, ये दोनों नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में आया, मतलब जूनियर पेपर में आया हुआ है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है। आंसर आपका यहाँ पर इनमें से एक से अधिक सही होगा कि डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना, सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम हो जाता है, यह भी ऊपर बताया था। और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे बक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है। वहीं बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है, तो वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है, फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन 2 बार आया था। एक तो बीपीएससी टीचर वाले में फेज 1 में भी आया था और टीआरई 2 में भी आया था। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी नहीं बदले थे। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम या पोन्स मेडुला सेरिबेलम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर जो दिया था बीपीएससी ने, वो सी वाला आंसर दिया था, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ए आंसर लिखा देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, जो कि हम क्रॉस कर देते हैं ताकि आपको इस चीज का ध्यान रहे। इसका आंसर पोन्स मेडुला और सेरिबेलम जो है वो बीपीएससी ने दिया था। अगला, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में पूछा गया, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2। तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? आंसर इनमें से एक से अधिक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, या इनमें से एक से अधिक? आंसर यहाँ पर आपका कॉर्निया यहाँ पर सही हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है, जो ये आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। कार्य इसका क्या होता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना और आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार ये होती है। अगला है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ये भी क्वेश्चन प्राइमरी में ही पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर। तो डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अंडाशय, ओवरीज महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके प्रमुख कार्य में डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना। अंडाशय जो होता है वो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? एक सरफेस होता है, कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। अब यहाँ से जो मानव रोग उपचार है ये आगे आएगा टॉपिक। तो ये हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन पारा, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन कैडमियम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में ही